हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी मैं दोनों के बारे में बात करूँगी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूँगी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में और इनमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, क्या क्या टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूँगी। तो शुरू करती हूँ फीमेल इनफर्टिलिटी से। तो इनफर्टिलिटी तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है डिटेल में सारी बातें कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, कैसे आप कंसीव करते हो, कैसे आपकी फॉलिकुलर स्टडी होती है। लेकिन मैं आज आपसे टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो फीमेल में कराए जाते हैं और कौन से टेस्ट हैं जो मेल में कराए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछती है कि आपके शादी को कितने साल हो गए। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो ही डॉक्टर आपको इनफर्टिलिटी के लिए आपका टेस्ट करवाती हैं, क्योंकि 1 साल से पहले अगर आप कंटिन्यू साथ नहीं रहे हो तो कंसीव नहीं की हो तो हम उसको इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट है जो कराए जाते हैं फीमेल में। तो फीमेल में सबसे पहले हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाते हैं ताकि हमें यूट्रस का शेप साइज पता चल जाए, यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं है, यूट्रस का शेप क्या है, क्योंकि यूट्रस में भी डिफॉर्मिटी होती है। यूट्रस कभी टेढ़ा होता है, कभी यूट्रस में सेपरेशन होता है, तो जिसको हम बाइकॉन्वेट यूट्रस बोलते हैं। हमारा नॉर्मल यूट्रस भी होता है, वो गायनिकॉइड यूट्रस होता है, वो शेप की डिफॉर्मिटी होती है, बनावट की डिफॉर्मिटी होती है, जो कि कॉन्जेनाइटल होता है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखें। तो थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाते हैं, FSH और LH का टेस्ट करवाते हैं, AMH का टेस्ट करवाते हैं। तो थायराइड में सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड जो क्या है, एक ग्लैंड है, उससे हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करती है। अगर आपको थायराइड है तो आपका सबसे पहले मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होगा, आपको बच्चा कंसीव होने में भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन से भी आपका प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है, अगर इसका भी अमाउंट ज़्यादा बढ़ा होगा तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। FSH और LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH जिसको बोलते हैं, LH जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आता है AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो हमारा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 5 से भी ज़्यादा है तो वो भी एक एबनॉर्मलिटीज़ में आती है, लेकिन 2 से 5 के अंदर में ही हमारी काउंट होनी चाहिए। उससे कम होता है तो भी कंसीव करने में दिक्कत होती है, और 5 से ज़्यादा होता है तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है जो मैं आपको अलग वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन से हमारे यूट्रस की रिजर्वायर पता चलती है कि हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि आपका ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है। ट्यूब के बारे में कैसे पता करते हैं, तो ट्यूब के लिए टेस्ट होता है HSG। HSG में हमें पता चलता है कि ट्यूब कहीं पे नैरो तो नहीं है, ट्यूब कहीं पे ब्लॉक तो नहीं है, जो ट्यूब है वो यूट्रस तक डायरेक्ट ओपन होती है नहीं होती है, ये सब चीज़ पता चलती है। तो ट्यूब अगर हमारा ब्लॉक रहेगा, नैरो रहेगा, तो क्या होगा, उससे स्पर्म फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो करके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हमारा ट्यूब का ओपन होना भी ज़रूरी है। तो ये HSG जो होता है ये बहुत पेनफुल होता है, जो कि हम OT में ले जाकर करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम एक वजाइना के थ्रू एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि अंदर जाके हमारा यूट्रस का अच्छे से एक्सरे दे दे। तो ये थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम मेडिसिन दे रहे होते हैं तो कई बार वो ट्यूब जो होता है इससे फ्लश हो जाता है, और फ्लश होने के बाद कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट होती है तो वो साफ़ हो जाता है, उसके बाद भी पेशेंट कंसीव कर जाती हैं। तो ये भी टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हम पेशेंट को, अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है
अगर BMI निकालते हैं, अगर BMI से पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले हम पेशेंट को वेट कम करने के लिए बोलते हैं, कम से कम 10 kg वेट कम करने के लिए बोलते हैं, ताकि इसके अलावा होता है कि अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, ओवरी में सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है या फिर इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, सिंपल सिस्ट है, बहुत सारी सिस्ट होती है जिसका अलग अलग टाइप होता है। तो वो सिस्ट अगर होता है तो सिस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी अगर ओवरी में सिस्ट है तो हमारा अंडा वहाँ से निकलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो हमारा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ओवरी में सिस्ट है तो ओवरी में सिस्ट के लिए हम उसको हार्मोनल थेरेपी देते हैं। हार्मोनल थेरेपी में वो जो सिस्ट होता है वो ठीक हो जाता है, किसी को 1 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी को 3 महीने में भी ठीक होता है। अगर सिस्ट का साइज बहुत छोटा है तो फिर हम उसमें भी फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं। कई बार होता है कि फॉलिकुलर स्टडी करवाने में कंसीव कर जाती हैं। कई बार होता है कि हम अगर सिस्ट का साइज़ बड़ा है तो पहले हम सिस्ट को ट्रीट करेंगे, उसके बाद ही फिर हम कंसीव करने के लिए कंसीव करने के लिए इंडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर सिस्ट है तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, कभी जल्दी आ जाएगा या लेट से आता होगा, या किसी किसी को बहुत पेनफुल रहता होगा। एडिनोमायोसिस है तो बहुत पेनफुल होता है। तो ये सिस्ट को भी ठीक करना है प्रेगनेंसी अगर कंसीव करना है तो। ये सारे टेस्ट होते हैं लेडीज़ में। फिर मेल का मैं अलग से बात करूँगी कि मेल में कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, मेल का क्या रेशियो होना चाहिए स्पर्म का, स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म कितना होना चाहिए, मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं मेल के इनफर्टिलिटी और उसके टेस्ट के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगी। तो ये सब सारे टेस्ट करवाने के बाद मेल का भी टेस्ट करवा लेते हैं। जब अगर उनका भी रिपोर्ट नॉर्मल होता है फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही होती है तो हम फॉलिकुलर इंडक्शन करते हैं। फॉलिकुलर इंडक्शन में क्या होता है कि हम आपको पीरियड के 2nd डे से मेडिसिन देते हैं और उसमें आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड हर 1 से 2 दिन के गैप पे होता है। उसमें आपके ओवरी में अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ये देखते हैं। अगर बन रहा है तो उसका साइज क्या है, आपके यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो कैसी है, ये सब देखते हैं उसमें, और मेडिसिन सपोर्ट देते हैं। और पीरियड के 8th डे से हम वो फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और ये करवाने के बाद फिर अगर उसमें साइज कम है, छोटा है, या उसकी थिकनेस, यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस कम है तो उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। ये करने के बाद हम लोग देखते हैं कि साइज़ कितना बड़ा हुआ है। इंजेक्शन लगवाने पे फिर वो रप्चर होता है, फिर हम साथ रहने को बोलते हैं हस्बैंड वाइफ को, और उसके बाद हम वेट करते हैं कि हमको बच्चा कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कंसीव हो जाता है तो पीरियड ओवरड्यू हो जाएगा, और अगर कंसीव नहीं होता है तो पीरियड आ जाता है। फिर पीरियड आने के 2nd डे से फिर बुलाते हैं उनको, और इस बार जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो उस टाइम हम फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवाते हैं। फिर हमें पता हो जाता है कि किस दिन पे कितना कौन सा मेडिसिन देना होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। उनमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, उसका कौन ज़रूरी टेस्ट है और कौन नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं इन सारे टेस्ट के बारे में आज बात की हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। उसके बाद मैं बात करूँगी हाउ टू ट्रीट, कैसे से ठीक किया जाए, बच्चा कैसे कंसीव होगा, कैसे फॉलिकुलर स्टडी होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा कि